सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जिसको भी जो टाइम हो रहा है। तो मैं फिर से नेक्स्ट सेशन के साथ आ गया हूँ। अब आज हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, सीटेट अगस्त 2023 का साइंस पेडागोजी अच्छे से करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। पहला बात बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। ओपन एंडेड मतलब उस आंसर में तुम लोग अपना मन का कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उसी के रिलेटेड तुम्हारे पास फुल फ्रीडम होता है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो उस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। पहला बोल रहा है, व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। इसका एक पर्टिकुलर आंसर आता है, ह्यूमन क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेलुलोज। बिकॉज उनका रीजन भी तुम्हें पता होगा, दे हैव स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इनका जो लेंथ होता है, क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, द नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर एक सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है, दैट मीन्स ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड। तो ये तो हमारा ऑप्शन से हट गया। दूसरा क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज। बोल रहे हैं अगर ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। दैट मीन्स इसका वेरियस रीजन निकल कर आ सकता है, पॉसिबल रीजंस, या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत कुछ हो सकता है जो कि तुम अपने मन से लिख सकते हो। ये एक ओपन टाइप का लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज को ऐसा 5 ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 5 ऑर्गेनिज्म ही ले सकते हो। दैट मीन्स ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंडेड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ। अच्छा, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ते हैं। ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। किस किस चीज से बना हुआ होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ये भी किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो नाउ आवर आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज्ड इन an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Okay, क्या बोल रहा है, measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. अच्छा, ये कोई बीकर लिया गया है, इस बीकर के अंदर पानी है और ये पानी में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, थर्मोमीटर डालकर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो पूछ रहा है, which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task. अच्छा, इस टास्क के बेसिस में क्या सुइटेबल नहीं है उनको असेसमेंट करने का। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर। सही बोल रहा है, वो किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लीस्ट काउंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर आज 100 डिग्री सेल्सियस, ये उन पे कुछ टारगेट दिया जा रहा है। उसके बाद यूज ए स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मोमीटर। एक स्टैंड यूज कर सकते हो थर्मोमीटर को सस्पेंड करने के लिए, ऐसे कोई स्टैंड यूज कर सकते हैं सो दैट कि हमारे इसके साथ क्या अटैच रह सकता है, थर्मोमीटर। ठीक है, ये भी सही है। एंश्योर दैट द थर्मोमीटर डज नॉट टच वॉल्स ऑफ द बीकर। अच्छा, ये जो थर्मोमीटर है किसके साथ टच ना करे, वॉल्स ऑफ बीकर के साथ टच ना करे, क्योंकि इसमें अगर टच कर जाएगा बीकर के साथ तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, गड़बड़। दैट मीन्स ये भी सही है। तो सिर्फ ये जो ऑप्शन 2 हो रहा है ना, ये हमारा क्या होगा, ये एक सुइटेबल इंडिकेटर नहीं होगा उनको एसेस करने का। ठीक है, अच्छा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग को पहले से ही पता होता है, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें, 100 प्लस 273। जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन आना हो तो कितना ऐड करते हैं, 273, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। और सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट, which of the following is or are true about the curricular practice is currently being followed in school. अच्छा,
स्कूल में जो फॉलो किया जा रहा है। अच्छा क्या बोल रहा है, साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। अच्छा क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री क्लासेस। ओके, एलिमेंट्री क्लासेस, एलिमेंट्री क्लासेस मतलब ये कौन सा क्लास हो गया, क्लास 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 के अंदर ये हमें किसके बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है, साइंस एंड टेक। किसके बारे में, साइंस एंड टेक। नेक्स्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली आज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। सही बोल रहा है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, इन तीनों को हम लोग इंटीग्रेटेडली कहाँ पे पढ़ते हैं, अगर तुम लोग कोई एनसीईआरटी पढ़े होगे, एनसीईआरटी में एक ही साथ दिया रहता है फ्रॉम क्लास 8 to 10, फ्रॉम क्लास 8 to 10। साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली आज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। अच्छा प्राइमरी क्लासेस में जो सोशल साइंस होता है, एसएसटी होता है और ईवीएस होता है, ये दोनों मिला के पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, ये सर पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए क्या है गलत, क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस में कभी भी साइंस एंड टेक को अकेला नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी, बी एंड सी। ओके ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशूज। अगेन सोशियो साइंटिफिक इशूज के ऊपर बार बार पूछा जा रहा है, सच एज जीएम फूड। अच्छा जीएम फूड, तो सर जीएम फूड क्या होता है, जीएम फूड मतलब गुड मॉर्निंग फूड नहीं होता है, ये क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। ओके, इन द स्कूल साइंस करिकुलर डेवलप्स आर्गुमेंटेशन स्किल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे तो उसमें आर्गुमेंटेशन स्किल का कोई बात हो ही नहीं सकता। डेवलप्स द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। हेल्पफुल इन अप्रिसिएटिंग साइंस एज ए डिफिनिटिव डिसिप्लिन। अच्छा डिफिनिटिव डिसिप्लिन के ऊपर बोल रहा है किसको, जीएम फूड इन द केस ऑफ साइंस। दूसरा क्या बोल रहा है, हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो इन दोनों में ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, ऑप्शन 4। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू आर ऑर्डिनरीली नॉट इम्प्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। अच्छा दो टर्म आते हैं, एक तो आता है वैलिडिटी, दूसरा टर्म क्या आता है, रिलायबिलिटी। क्या आता है, रिलायबिलिटी। तो मुझे बताओ ये जो वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी क्या चीज होता है, वैलिडिटी वही होता है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी तुम्हारा कंटेंट दे रखा है वो कंटेंट ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि नहीं। अगर ये सारा कंटेंट तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आया है मतलब क्वेश्चन पेपर तुम्हारा क्या है, वैलिड। अगर जो चैप्टर दिया गया है उससे कुछ बाहर आ गया है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एग्जाम पेपर इज नॉट वैलिड। और रिलायबिलिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ए ने एक टेस्ट लिया, टीचर बी ने एक टेस्ट लिया, टीचर सी ने एक टेस्ट लिया, तीनों अलग अलग टेस्ट लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पेपर में से तो अलग अलग मार्क्स आएगा। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लिया जाए और सेम ही स्कोर आए, क्या है, सेम ही स्कोर, लगभग 50 आ रहा है, 49 आ रहा है, फिर से 50 आ रहा है, दैट मीन्स इसको क्या बोला जाएगा, रिलायबल। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, द कंटेंट इज अपडेटेड, कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस का कंटेंट इज अपडेटेड, सही बोल रहा है। द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, सही बोल रहा है। द कॉन्सेप्ट्स आर ट्राइबलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, द कॉन्सेप्ट्स आर ट्राइबलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, कुछ लर्नर लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया है, ट्राइबलाइज्ड किया गया है। ये भी सही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गलत, द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, क्या हो जाएगा, एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, नॉट, क्या बोला था, नॉट, नॉट बोला था, तो नॉट बोला था मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7, अच्छा ए टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी विथ हर स्टूडेंट्स, दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर। अच्छा 3 टेस्ट ट्यूब लिए, लेट्स से दिस वन इज टेस्ट ट्यूब ए, this one is your test tube B and this one is your test tube C। ओके, और इसको कितने से भर दिए, 3/4 पार्ट ऑफ वाटर से फिल कर दिया गया। द टेस्ट ट्यूब्स आर लेबल्ड एज A, B and C। दे पुट ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब A में क्या डाल दिया गया, स्नेल, क्या डाल दिया गया, स्नेल। देन
ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, इसके अंदर क्या भर दिया गया है, एक प्लांट भर दिया गया है, क्या भर दिया गया है, वाटर प्लांट, पहले में स्नेल, एंड इन सी दे केप स्नेल एंड प्लांट बोथ। अच्छा, इसमें स्नेल भी है एज वेल एज इसके अंदर प्लांट भी है। तो पूछ रहा था टीचर देन आस्क द स्टूडेंट व्हिच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा। व्हिच प्रोसेस स्किल इज द टीचर एम्फसाइजिंग इन द स्किल। अच्छा, इस ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया गया है, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में टीचर एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या वो प्रेडिक्ट करेगा, क्या वो मेजर करेगा, क्या वो क्वेश्चन रेज करेगा, क्या वो एस्टिमेट करेगा। तो पहला बात देखो, अगर स्नेल रखा गया है तो ये क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा, लेकिन कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा क्या वो मुझे पता है, नहीं पता। अगर नहीं पता है दैट मीन्स मैं मेजर भी नहीं कर पाऊंगा और एस्टिमेट भी नहीं कर पाऊंगा। बी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट क्या मुझे पता है, नहीं पता है, तो मेजर भी नहीं कर पाऊंगा, एस्टिमेट भी नहीं कर पाऊंगा। स्नेल और प्लांट दोनों एक साथ रखेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें भी कितना अमाउंट होगा हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या, नहीं। मेजर और एस्टिमेशन तो नहीं हो सकता। दूसरा बात हो गया क्वेश्चन रेजिंग और पहला बात हो गया प्रेडिक्टिंग और क्वेश्चन राइजिंग में क्वेश्चन राइजिंग का तो बात ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो हमें पता है, तो क्वेश्चन राइजिंग ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो बाकी क्या है, प्रेडिक्ट कर सकता है। प्रेडिक्ट हम ये कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किस में हो सकता है, टेस्ट ट्यूब ए में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बाहर, ठीक है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बाहर मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेट्स से इवापोरेशन, क्या दिया गया है, इवापोरेशन। अब इवापोरेशन को लेकर एक्सटेंडेड लर्निंग हम क्या कर सकते हैं, ये क्लॉथ क्यों ड्राई हो जाता है फर्स्ट इन केस ऑफ सनलाइट, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो क्यों लेट होता है, ये सारा चीज को हम लोग एक्सटेंडेड लर्निंग बोलते हैं। तो देखते हैं, दीज आर एन इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रिपोर्टर ऑफ नॉलेज एंड स्किल। सही बात है, ये वैल्यू ऐड करता है, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है। Some of these require student to collect information of various kinds and draw conclusion on their own, ये भी सही बात है। Some of these enhance children's interaction with experts, teachers and society at large। और दूसरा बात बोल रहा है this forms an important basis for student evaluation, ये गलत। ये स्टूडेंट इवेल्युएशन इसके बेसिस पे नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंडेड लर्निंग है, सिलेबस से थोड़ा हम लोग बाहर जा रहे हैं। 1 2 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या बोला था, नॉट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, which of the following can be considered as most suitable rational for team teaching। टीम टीचिंग कौन करते हैं, टीम टीचिंग कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं, या फिर कौन करते हैं, रिसोर्स पर्सन करते हैं, कौन करते हैं, रिसोर्स पर्सन करते हैं। तो टीम टीचिंग क्या है, सुइटेबल क्या होगा, इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लार्ज साइज्ड क्लास। अच्छा, बोल रहा है लार्ज साइज क्लास के लिए इफेक्टिव होगा, ऐसा तो नहीं है। लार्ज साइज क्लास होगा मतलब लार्ज साइज क्लास को क्या सिंगल टीचर नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, क्यों नहीं पढ़ा सकता है, इसमें कोई टीम टीचिंग का जरूरत नहीं है। अगर टीम टीचिंग किया जा रहा है मतलब टीचर क्या, टीचर के ऊपर बर्डन कम कर रहे हैं, टीचर के ऊपर बर्डन कम करने के पर्सपेक्टिव में हमें आंसर नहीं देना है। हमें किसके पर्सपेक्टिव में आंसर देना है, स्टूडेंट फ्रेंडली आंसर देना है। इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट इजियर, दैट मीन्स टीचर का जो असेसमेंट का टास्क है वो क्या होता है, इजियर। फिर टीचर का काम चोरी वाला बात आया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये क्या बोल रहा है, इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तीसरा और चौथा क्या बोल रहा है, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। देखो मेन बात ये है कि एक टीचर, ये एक टीचर, ये एक टीचर, अगर अलग अलग टीचर एज ए टीम होकर एक क्लास को पढ़ाएं तो उससे कंक्लूजन हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये साइंस का टीचर साइंस के ऊपर अच्छा बोल सकता है, मैथ का टीचर मैथ के ऊपर अच्छा बोल सकता है, सोशल साइंस का टीचर सोशल साइंस के ऊपर अच्छा बोल सकता है। दैट मीन्स दे कैन गेट द एक्सपर्टीज। ये स्टूडेंट इंक्रीज ये सब ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirrors in class 7 स्टूडेंट। क्लास 7th स्टूडेंट को हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, किसके बारे में,
डायरेक्टली बोला है स्पेरिकल मिरर। किसके बारे में? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या क्या होते हैं? एक तो होता है कॉनकेव, दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। इन दोनों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या बेस्ट वे अडॉप्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशन इन ए प्लेन मिरर। अरे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करें तो प्लेन मिरर को लाएंगे क्यों? ऑप्शन गया। स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इधर लाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को किसके बारे में व्यवहार करना है? स्पेरिकल मिरर। ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स इन कॉर्ड मिरर्स। अरे पहले इंट्रोड्यूस तो हो, उसके बाद रे डायग्राम करेंगे, ये भी गलत। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विथ शाइनी स्टील स्पून। यस, ये शाइनी स्टील स्पून है। अगर ये स्पून को पकड़ के बैठे हमारे स्टूडेंट्स लोग, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो बल्ज्ड इनवर्ड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कनकेव। और बल्ज्ड आउटवर्ड वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? कन्वेक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये कैसा होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इनवर्ड। और ये जो कन्वेक्स होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? बल्ज्ड आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? बल्ज्ड आउटवर्ड। और क्या याद रख सकते हैं सर? कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताओ। ये लेट से कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। कैसे याद रखते हैं? ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन का इस साइड ये क्या होता है? 0। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। इस तरफ आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या होगा इसमें? नेगेटिव। और इसमें फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून्स, ऑब्जर्व द इमेजेस। ये हमारा अप्रोप्रिएट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to life and true to the discipline? अच्छा, is not implied बोल रहा है। साइंस एजुकेशन should help the students acquire the process of science. साइंस एजुकेशन should train the students to remain disciplined। देखो फिर से यहाँ पे बच्चों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो कैसे रहे? डिसिप्लिन रहे साइंस पढ़ के। ये कोई बात हुआ? नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। फिर भी देखते हैं ऑप्शन 3। साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। सही बात है, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड ए लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज और हर एनवायरमेंट। ये हमारा कौन बोलते हैं? जीन पियाजेट भी बोलते हैं। जितने भी हमारे कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट फिलोसोफर्स हैं क्या बोलते हैं? बच्चों को किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए? एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। तो ये भी सही बात है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। डिसिप्लिन करना, कंस्ट्रक्ट मतलब उनको कंस्ट्रिक्ट करना, ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना, एक क्लासरूम एनवायरमेंट के अंदर ही उनको रख देना, ये चीज़ साइंस कभी भी प्रमोट नहीं करता है। दूसरा बात क्या है? एजर्सन रीजन को क्वेश्चन आ गया। एजर्सन क्या बोला है? स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? HCl प्रोड्यूस कर रहा है। दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सही बात है। HCl जब प्रोडक्शन होता है तो कौन सा हेल्प होता है? पहला बात तो ये इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स। याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और क्या करता है HCl? इसलिए करता है कि ये जो पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है उसको एक्टिव करके क्या बना देता है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है? किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? एमिनो एसिड। क्या बनाता है? एमिनो एसिड। इन कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और वो एंजाइम का क्या 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 है? एक तो पेप्सिन है, दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन है। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। यस, जो कोई भी हमारा फूड ईसोफेगस से होकर कहाँ पे आ रहा है? स्टोमक के अंदर। कहाँ पे आ रहा है? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जैसे आता है उस फूड को हम लोग क्या बोल देते हैं? यहाँ पे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। जैसे ही बोलस स्टोमक के अंदर आता है तो सारे जर्म्स को किल करने के लिए किसका जरूरत होता है? HCl का जरूरत होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। तो ये भी सही बात है। एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्सन। कहाँ पे ऐसा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब सिंपल सा बात यह होता है, गैसियस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दो? एमोनिया में कन्वर्ट कर दो, बाय यूजिंग बैक्टीरिया, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल फिक्सेशन।
कुछ भी करके उसको किस में कन्वर्ट कर दो, या फिर सॉरी कंज्यूमेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, कंज्यूमेबल नाइट्रोजन, सॉरी कंज्यूमेबल नाइट्रोजन या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन, क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नहीं। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। मैटर बैक इनटू द सॉइल हो जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, क्या हो जाएगा ये, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, ये क्या हो जाएगा, एमोनिफिकेशन, क्या हो जाएगा, एमोनिफिकेशन। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 3। तो सर ये जो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके लिए कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखे रहना, क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, राइजोबियम, क्या होता है, राइजोबियम। प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल, सबको पता होगा, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। सर लेग्यूमिनियस प्लांट कौन सा होता है, जितने भी दाल वाले प्लांट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट, ठीक है। और ये किस रिलेशनशिप में रहता है, ये रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। क्यों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिकॉज राइजोबियम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, इन रिटर्न प्लांट विल प्रोवाइड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो सर राइजोबियम के अलावा और कोई नहीं होता है क्या, होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इतना बात तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है दोज एनिमल्स internal body temperature dependent or changes due to change in external environment, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जिसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, एक तो होता है रेप्टाइल्स, दूसरा होता है एम्फीबियंस, और क्या होते हैं, फिश। कौन होते हैं, फिश। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। इसमें से देखो रेप्टाइल कौन है, देखो लिजर्ड किस में आ जाएगा, रेप्टाइल। पैरट किस में आएगा, बर्ड, ये नहीं। डॉल्फिन नहीं, ये नहीं होगा। स्नेक क्या होता है, रेप्टाइल होता है। फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन होता है। कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट होता है। अच्छा, ये जो इंसेक्ट्स भी होता है ना, ये इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दूसरा व्हेल नहीं होगा। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन से। और अर्थवर्म क्या है, रेप्टाइल्स। पिजन क्या होता है, बर्ड होता है। ये तो क्या हो गया, वार्म ब्लडेड। ह्यूमन भी क्या हो गया, वार्म ब्लडेड। लिजर्ड क्या हो गया, रेप्टाइल्स। तो ये नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, ठीक है। नेक्स्ट, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग। ये बोल रहा है ये स्प्रिंग का लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन में होगा। स्प्रिंग इज नेदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट, इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग किस पोजीशन में है, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में है। लेट सपोज ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू x, दैट मीन्स टोटल लेंथ इस ओरिजिनल लेंथ ये स्प्रिंग का कितना है, x। अगर ओरिजिनली इनिशियली इसका पोजीशन x में था, अब भी अगर x में है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं है। दूसरा क्या बात बोल रहा है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। अब स्प्रिंग को क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए। जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं टू इट्स मिनिमम प्लेस। अच्छा, जैसे ही इसको कंप्रेस कर देंगे, जैसे ही कंप्रेस करेंगे उसको रिलीज करेंगे तो ये जो x था ये x से बढ़ के क्या हो जाएगा, x डैश। जैसे ही मैं इस फोर्स को रिलीज कर दूंगा तो x से क्या हो जाएगा, x डैश। और जब भी कोई चीज को हम लोग कंप्रेस करते जाते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक
एनर्जी, इसीलिए क्या करता है, फट से वो क्या कर जाता है, निकल जाता है। उतना एनर्जी उसके अंदर स्टोर था, इसीलिए क्या हुआ है, वो फट करके निकल गया है। दूसरा बात, स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम एंड इज प्लेस्ड एट हाइट। अच्छा, कुछ हाइट एज के ऊपर हम लोग क्या कर दिए, ये स्प्रिंग को पूरा स्ट्रेच करके रख दिए, पूरा स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच करके रख दिए। अब स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करके रखा हो तो जैसे ही रिलीज करूंगा तो इसको, इसके पास क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये फिर क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। और कुछ हाइट एज के ऊपर है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड टू द मिनिमम एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, फिर से वही बात, इसको कंप्रेस टू द मिनिमम कर देंगे और ग्राउंड के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे भले ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन क्योंकि कंप्रेस्ड है, इसके अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। इसके अंदर भी कंप्रेस्ड है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, सिर्फ इसके पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लीस्ट क्यों हुआ, ना ये कंप्रेस्ड हुआ है ना ये एक्सपांड हुआ, ये अपना ओरिजिनल पोजिशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following pairs of units are used for measuring the same physical quantity? आराम आराम से करते हैं क्वेश्चन को। पहला बीट क्या बोल रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा बात बोल रहा है न्यूटन मीटर। केजी मतलब क्या होता है, मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बनता है गाइस, फोर्स बनता है। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, फोर्स का। मीटर किसका ऐसा यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, इससे क्या फिजिकल क्वांटिटी बन के आता है, वर्क डन। क्या बन के आता है, वर्क डन। क्या फोर्स और वर्क डन सेम है, नहीं है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद क्या बोला है, वर्क सेकेंड। अच्छा, केजी मतलब ये क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया होगा, फोर्स। ये डब्ल्यू एस मतलब ये डब्ल्यू किसका ऐसा यूनिट है, वाट, और वाट मतलब किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर। पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इससे क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम से क्या आता है, एनर्जी। तो सर आपको ये कैसे पता है, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अगर इधर आ जाएगा तो पावर और टाइम क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स ये एनर्जी है और ये फोर्स है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। शायद इसका तुम्हें नहीं दिखा होगा, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। न्यूटन मीटर, यहाँ पे कैमरा रह गया होगा। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स। मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। और ये किसका ऐसा यूनिट निकल कर आया था हमारा, ये किसका ऐसा यूनिट निकल कर आया था, फोर्स। फोर्स और वर्क डन सेम नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, केजी। तीसरा नंबर देखो, केजी। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक है जूल पर सेकेंड। ठीक है, केजी मतलब क्या हो गया, मास, मास हो गया, मल्टीप्लाइड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड। सुनो, मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट होता है, वेलोसिटी का। किसका ऐसा यूनिट होता है, वेलोसिटी का। दैट मीन्स ये क्या हुआ, वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर। और ये जूल मतलब किसका ऐसा यूनिट है, एनर्जी का, डिवाइडेड बाय सेकंड किसका ऐसा यूनिट है, टाइम। और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं एनर्जी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, क्या होता है, देखो पावर। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, पावर है। और एम बी स्क्वायर, मुझे बताओ एम बी स्क्वायर किस में आता है, क्या इसके साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा क्या है, पावर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे। तो बचा कौन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता कि नहीं देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन 4, केजी किसका ऐसा यूनिट है, मास का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। दैट मीन्स ये किसका ऐसा यूनिट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली काइनेटिक एनर्जी का। वाट सेकंड, वाट सेकंड मतलब, अच्छा वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड किसका ऐसा यूनिट है, टाइम। और पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी होता है। दैट मीन्स ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो तुम बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये सिर्फ एनर्जी है। अरे एनर्जी तो ही टर्म है ना, एनर्जी टर्म है ना, फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, एनर्जी। वो किसी भी टाइप का एनर्जी हो जाए, और सारे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about the cells of living organism is or are correct? अच्छा, अगर बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या किसके बारे में बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल के बारे में बात कर रहा है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली या फिर ब्रॉडली हमारा दो टाइप में कैटेगराइज्ड है। एक तो है प्रोकैरियोट्स, क्या है,
प्रोकैरियोट्स, दूसरा क्या है यूकैरियोट्स, दूसरा क्या है यूकैरियोट्स। सर प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और प्रिमिटिव क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता था, एब्सेंट। क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता था उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स के पास, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म या फिर डेवलप्ड। क्या होते हैं, डेवलप्ड। क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल बोल रहा है, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और नेकेड आई से देखना पड़ता है। क्या मुझे तुम लोगों को माइक्रोस्कोप का जरूरत है मुझे देखने के लिए, या फिर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ऑस्ट्रिच एग। क्या ले सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग। क्या ऑस्ट्रिच एग को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ऑल हैव ए सेल वॉल, सारे क्या लिविंग बींग्स के सेल में सेल वॉल होते हैं, नहीं, ये भी गलत। ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं क्या, नहीं। मैं अभी जस्ट बताया प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एर्की बैक्टीरिया हो सकता है। क्या होता है, एर्की बैक्टीरिया हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, और क्या हो सकता है, पीपीएलओ हो सकता है। पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो सारे जो देख रहे हो तो प्रोकैरियोट्स से, इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते थे। ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन, यस, सारों के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होते ही हैं। और ये क्या क्या बोला था, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय इट टू डिकम्पोज। अच्छा, ये जो ए वाला कितना टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए, कितना टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए, सीधा सीधा बात है, कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वाला जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉन बायोडिग्रेडेबल। कॉन्सेप्ट एकदम इसी के ऊपर आधारित है। बायोडिग्रेडेबल क्या, प्लास्टिक बोतल जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक बोतल को कितना साल लग सकता है, सेवरल ईयर लग सकता है, सालों साल लग सकता है। दैट मीन्स AIV और AIV नहीं, फिर भी देख सकते हैं। सिल्क स्कार्फ, प्लास्टिक बोतल और सिल्क स्कार्फ लगभग समान है, तो इसको कितना लग सकता है, 4 साल लग सकता है। और कटन शर्ट, बनाना पील और पेपर, मेरा बात तो ये मानो कि ये जो बनाना पील है जल्दी सड़ जाता है। अगर जल्दी सड़ जाता है दैट मीन्स ये कितना डेज में खराब हो जाएगा, 10 to 30 डेज। अब 10 to 30 डेज विथ डी का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे डी का 3। ठीक है, चलो और एक बार देख लेते हैं। ए का क्या है, V, बी का क्या है 4, सी का क्या है 1, डी का क्या है 2 और ई का क्या है 3। हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। पेपर बहुत पतला होता है, पेपर इजीली क्या कर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग एक पेपर को लेंगे और पेपर को हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, क्या मुझे बताओ, पेपर का जो हर एक पार्टिकल है वो इजीली क्या हो सकता है, निकल सकता है। लेकिन उसी जगह अगर बनाना पील को लेकर अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर डाल देंगे, क्या मुझे बताओ 10 to 30 डेज के अंदर कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बनाना पील को थोड़ा 1-2 हफ्ता लग जाता है, और पेपर ये क्या है 10 to 30 डेज में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भी। ठीक है, ये थोड़ा मतलब डाटाबेस टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा तुम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फिगर ऑफ मास 15 ग्राम, मास इसका कितना बोल रहा है 15 ग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। अच्छा, ये कुछ एच हाइट से क्या किया गया है, एक फिगर को फेंका गया है जिसका मास कितना है 15 ग्राम। इट इज फाउंड टू फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वर्ड का ध्यान दो, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या है ये इनिशियल वेलोसिटी। अब गिरते 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 बोल रहा है इसका फाइनल वेलोसिटी भी ये कांस्टेंट रहा और ये भी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड ही रहा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मुझे बताओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन।
मास तो मुझे पता है, एक्सीलरेशन किससे निकलता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मुझे बताओ v माइनस यू, दैट मीन्स 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई टी। 0 बाई टी कितना होता है, 0। अगर कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ध्यान देना कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं बोला। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला होता तो हम लोग क्या करते हैं, 15 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में, और उसके साथ कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला केस यहाँ पे नहीं है, बहुत बच्चे गलत करेंगे, ये हमारा गलत होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये किसके बारे में बोल दिया था, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, लेट सपोज ए पोजीशन में मेरा घर है, ए से निकला मैं बी तक, ए में जितना मेरा स्पीड था बी में भी अब उतना ही स्पीड है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, टोटल 0। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एन आयन x+3। अच्छा, कोई आयन है जिसका कैसा है वैलेंसी x+3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट x हैविंग एटॉमिक मास 27 एंड एटॉमिक नंबर 13। मुझे एटॉमिक मास से कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दूंगा, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अच्छा, मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना बोल रहा है, 13 है। अगर एटॉमिक नंबर 13 है दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है x+3, ये क्या है, कैटायन है। क्या है, कैटायन। तो मुझे बताओ ये +3 इसके ऊपर आया कैसे, +3 इसके ऊपर आया कैसे, +3 कैसे आया होगा, +3 वैसे आया होगा जो कि ये जो 13 इलेक्ट्रॉन था, कोई भी अगर एटम का एग्जांपल ले ले, इसके अंदर जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। दैट मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 13 क्या रहेंगे, प्रोटॉन। इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब अपने बॉडी के अंदर से हम लोग क्या निकाल देंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज को निकाल देंगे। तो ये अपने अंदर से कितना नेगेटिव चार्ज निकाल लिया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, तो कितने बचे होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स x+3 जो आयन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या सर प्रोटॉन भी घटेंगे, नहीं, प्रोटॉन को कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो किसके अंदर बैठा हुआ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करते होते हैं, ये सेल्स के ऊपर रिवॉल्व करते होते हैं। तो जो भी जोड़ना घटना जो भी होगा किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, प्रोटॉन कितना होगा, 13। प्रोटॉन इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन इसमें कितना है, 13। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चार्ज खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following cell organelles contain their own DNA? देखो, जो कोई भी सेल ऑर्गेनेल के पास ओन डीएनए या फिर क्रोमोसोम होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या होते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल सिर्फ एक ही और सेल ऑर्गेनेल है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। क्या है उसका नाम, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो है। क्या प्लास्टिड, प्लास्टिड का भी ओन डीएनए है, यस। ये जो प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है, ओन डीएनए। क्या सर इसे हम लोग ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, नहीं, इसको ऑटोनोमस नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। क्या है, सेमी ऑटोनोमस। ये किसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। प्लास्टिड के साथ साथ और कौन सेमी ऑटोनोमस है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये अपना क्या बनाता है, एनर्जी करेंसी, एटीपी। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड है। और फुल्ली ऑटोनोमस कौन है, न्यूक्लियस। तो ए एंड पी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। क्या वैक्यूल के पास अपना डीएनए होता है, नहीं होता है। लाइसोसोम के पास होता है, नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, नहीं होता है। सेंट्रियोल के पास होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या सही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैसा क्वांटिटी बोल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को कैसा क्वांटिटी बोल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है। देखते हैं सही बोलता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
क्या है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात तो एकदम सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो भी सोर्स होता है क्या होता है, सेल, सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। तो जब भी हमारा कोई सर्किट होता है उसमें रेजिस्टर लगा हुआ होता है, उसमें करंट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स ये रीजन तो सही है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत बोल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे तो बोल तो दिया डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्केलर एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्केलर एडिशन। तो सर स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन ये क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या किसको फॉलो नहीं करता, किसको फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ऐसा करके एक तो तुम लोग पढ़े होगे, अगर तुम लोग 11th-12th में गए हो तो ऐसा करके तो पढ़े होगे, इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सीधा बताया जाता है 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, इसके साथ कभी भी इसका डायरेक्शन बताया नहीं जाता। लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इन नॉर्थ, 2 मीटर इन साउथ, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसा है, स्केलर, लेकिन उसका क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। और फिक्स्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक बात और क्या एग्जाम में पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को एक हम लोग डिवाइस से मेजर करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एमीटर। क्या होता है, एमीटर। और एमीटर में जो रीडिंग होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। किसमें होता है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। और क्या बोल सकते हैं, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। और क्या याद रख सकते हैं, और इसके साथ साथ याद रख सकते हैं, जो चार्ज होता है, चार्ज का असाइनमेंट क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और क्या बोल सकते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका असाइनमेंट क्या होता है, वोल्ट होता है। और उसको किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से यूज करते हैं। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी तो ये हुआ नहीं, दैट मीन्स असर्शन क्या है, फॉल्स, और रीजन क्या है, ट्रू। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स A, B, C, D आर गिवन बिलो। A, B, C, D का क्या दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी कैसे, हम ध्यान से देखो क्या होता है, kg/m3। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड C मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड A। क्या बोल रहा है, लिक्विड C का जो डेंसिटी है 924, अब लिक्विड A का जो डेंसिटी है 735 और 85। थोड़ा देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में इसका वैल्यू, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा 785 है, कितना है इसका वैल्यू, कितना है 785, और इसका क्या है 924। कोई एक बीकर में एक ऐसा लिक्विड रखा है जिसका डेंसिटी कितना है 924, दूसरा कोई ऐसा बीकर है जिसके अंदर जिसका वैल्यू कितना है 785। बोल रहा है कोई अगर चीज इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट भी कर सकता है, फ्लोट नहीं भी कर सकता है, लेकिन फ्लोट तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मे और मे नॉट बोला है, मे और मे नॉट भी बोला है, नहीं बोला है कि फ्लोट करेगा ही। क्योंकि देखो 924 मतलब इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। 924 में अगर फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स हो सकता है 785 में फ्लोट ना करे, क्योंकि इसका डेंसिटी थोड़ा क्या है, कम। अगर वाटर का डेंसिटी कम हो जाएगा तो हल्का सा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला आएगा। क्योंकि इसका ऑलरेडी डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए। देखो अगर लिक्विड बी का डेंसिटी है 820 और लिक्विड ए का वैल्यू है 785, बोल रहा है श्योरली फ्लोट करेगा। अगर 924 वाला गारंटी नहीं दे पा रहा है तो ये कैसे श्योरली बोल सकता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, लिक्विड सी का क्या है, लिक्विड सी में फ्लोट कर पा रहा है, श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी। देखो वही वाला बात, सी में अगर ये फ्लोट कर पा रहा है 924 में, हम ये कैसे बोल सकता है कि 820 में भी फ्लोट करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेंसिटी क्या है, कम। अगर डेंसिटी कम है चांसेस है कि ये क्या कर जाए, फ्लोट ना करके क्या कर जाए, सिंक कर जाए। दैट मीन्स ऑप्शन 3 भी गलत। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए,
कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए में फ्लोट कर रहा है तो हो सकता है बी में फ्लोट करे या फिर फ्लोट ना भी करे। तो ऑप्शन ए भी एक आंसर हो सकता है, ऑप्शन 4 भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है लिक्विड ए में फ्लोट कर पा रहा है, दैट मे और मे नॉट, नहीं 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 नहीं, देखो मे नॉट तो नहीं हो सकता है, ये फ्लोट करेगा ही, क्योंकि अगर 785 में फ्लोट कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है 825 में तो फॉर श्योर फ्लोट, 820 में तो फॉर श्योर फ्लोट करेगा ही। इसमें मे नॉट का बात नहीं है। ऑप्शन 4 गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो ऑप्शन 1 में क्या था, ऑप्शन 1 में था कि लिक्विड सी का वैल्यू कितना था 924 और लिक्विड ए का वैल्यू कितना था 785। 924 में फॉर श्योर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और 785 में हो सकता है फ्लोट करे, ना भी हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन 4 दे रखा है जस्ट इसका वाइस वर्सा है, जस्ट इसका वाइस वर्सा है। अगर इसका वैल्यू ऑलरेडी कम पे फ्लोट कर रहा है तो ज्यादा पे ही तो फ्लोट करेगा ही, वहां पे मे नट का बात आता ही नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट। Which of the following substances are present on the rubbing surface of a match box? अच्छा, ये जो मैच बॉक्स होता है उसमें फॉस्फोरस का बात होना चाहिए। ग्लास पाउडर रेड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम नहीं होता है, पोटेशियम व्हाइट फॉस्फोरस होता नहीं है, व्हाइट फॉस्फोरस होता नहीं है, रेड फॉस्फोरस क्या होता है, देखे भी हो रेड कलर का होता है रेड फॉस्फोरस। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी सीक्रेट देयर हार्मोन्स when they receive orders from gland, अच्छा कोई ग्लैंड सी है जिससे ऑर्डर रिसीव करने पर ए एंड बी क्या करते हैं, सिक्रेशन अपना करते हैं। ठीक है, चलो वेट अ मिनट। क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर सकता है, नहीं, ये दोनों को कभी भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। क्या थायराइड ग्लैंड टेस्टिस एंड ओवरीज को कंट्रोल करता है, नहीं। क्या थायराइड ग्लैंड पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल्स एड्रिनल ग्लैंड एज वेल एज थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। किस टाइप का ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड। ये इसलिए होता है बिकॉज दे डायरेक्टली pour their secretion into the blood। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। देखो सी क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी, और ए एंड बी क्या हो जाएंगे, एड्रिनल एंड थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ये भी जानना चाहिए, क्या सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन। एड्रिनल क्या करता है, एड्रिनलिन इज ए इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, और पिट्यूटरी क्या करता है, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर पूछा जा रहा है, क्लेई सॉइल इज बेटर एरेटेड दैन लोमी सॉइल। क्लेई सॉइल में जो होता है इसमें ज़्यादा क्या होता है, पानी होते हैं, तो अगर इसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है तो ये अच्छा एरेटेड तो नहीं बोला जाएगा। और लोमी सॉइल क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसमें एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा एयर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्या सही है, नहीं। क्लेई सॉइल इज बेटर बोल रहा है, बेटर तो नहीं हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ एरेटेड। एरेटेड को लेकर अगर देखा जाए तो ये बेटर नहीं हो सकता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। द पार्टिकल साइज ऑफ क्लेई सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, सही है। क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल, सही। नेक्स्ट, image formed by a pinhole camera is real, which of the following statement offers a suitable explanation for this fact? लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग ए स्मॉल ओपनिंग। अच्छा, ये कोई स्मॉल ओपनिंग है, इसके अंदर लाइट एंटर कर रहा है तो डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्ट। अगर डिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, डिफ्रैक्शन का। और डिफ्रैक्शन हमारा जो पेपर है उसके ऊपर इसका कोई जिक्र नहीं होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लाइट चेंजेस इट पाथ्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो मेन बात ये किसके बारे में बोल रहा है, इमेज फॉर्मेशन के साथ हमारा डिफ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। और कोई भी लाइट हो तो वो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसको लेकर कोई इमेज बनने का कोई बात मीनिंग नहीं बन रहा है।
लाइट एनर्जी लाइट चेंजेस इट पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसमें कोई इमेज फॉर्मेशन का भी बात नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया 4, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, रेज ट्रैवल करते हैं और उससे क्या बनता है, इमेज बनता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। सुनो, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो जो भी है हम लोग आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। एक बात याद रखना, बहुत फेमस है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कभी कभार क्या आता है, पपैया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन रह गया कर्न, कुकुम्बर, पेटूनिया। कुकुम्बर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म डब्लू। तो स्पर्म हो गया, ये क्या है, स्पर्म, और क्या है, ओवम। जैसे ही फ्यूज होते हैं तो इससे क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो डब्लू में क्या बताएंगे हम लोग, क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, विच डिवाइड्स रिपीटेडली एंड गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। द सेल्स बिगिन टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। द सेल्स begin to develop into different organs and tissues. the developing structure is called, उस developing structure को हम लोग एक्स जो बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ वाई, वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेरस। क्या बोलेंगे, यूटेरस। ये जो मदर का यूटेरस होता है इसी में क्या होता है, ऊम्ब होता है, और यहाँ पे कौन डेवलप करता है, फीटस डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है, फीटस डेवलप करता है। द स्टेज ऑफ एक्स, द स्टेज ऑफ एक्स मतलब द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड जेड। तो जेड क्या हो जाएगा, फीटस। दैट मीन्स पहले क्या हुआ, स्पर्म, स्पर्म किसके साथ फ्यूज किया, ओवम के साथ। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट का रिपीटेड डिवीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बना, एम्ब्रियो। क्या बना, एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो अगेन डेवलप होकर क्या बन गया, फीटस। क्या बन गया, फीटस। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। अगर किसी को रेफरेंस लेना है तो फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे लिखा है, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जाइगोट। डब्ल्यू क्या हो गया, जाइगोट। और एक्स क्या हो गया, एम्ब्रियो। वाई क्या हो गया, यूटेरस। और जेड क्या हो गया, फीटस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, ये क्या है, डिस्टेंस, और ये हमारा क्या है, टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। दैट मीन्स कोई डिस्टेंस 13 मीटर चला गया और 13 मीटर के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ ही नहीं रहा है मतलब टाइम को तो हम लोग रोक नहीं सकते, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस अभी भी क्या है, फिक्स है। तो इसमें कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये सही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेक करते हैं, देखो ये है वेलोसिटी और ये टाइम। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकल कर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। और ये भी कैसा आता है, स्ट्रेट आता है, ये भी सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो ये है डिस्टेंस और ये टाइम, और यहाँ पे जो स्लोप निकल कर आएगा ये क्या निकल कर आता है, वेलोसिटी। क्या निकल कर आता है, वेलोसिटी। लेकिन ये बोल किसके बारे में रहा है, एक्सीलरेशन। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट देख लेते हैं। ये है वेलोसिटी और ये हमारा क्या है, टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बोल रहा है, बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, बॉडी एट रेस्ट मतलब ये कहाँ पे है, जीरो पे। अब भी कहाँ पे है, जीरो पे। अब भी कहाँ पे है, जीरो पे। दैट मीन्स ये वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है ना, ये जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी अब भी कितना है, जीरो। लेकिन टाइम को तो हम रोक ही नहीं सकते, तो टाइम तो आगे तो बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये कैसा बन रहा है, स्ट्रेट ही बन रहा है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, PbSO4 ऑफ प्लस Fe, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Pb। ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल बोला है ना, मतलब कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट, टोटल है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखोगे, देखो पहला आता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, फिर नीचे क्या आएगा, कॉपर, फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड। ये सबको क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कॉइनेज मेटल। सर इसको कॉइनेज मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे जो मेटल्स हैं इन लोगों को पहले ज़माने में किसके लिए यूज किया जाता था, दे वर यूज टू मेक कॉइन, और कॉइन ज़्यादा दिन तक रहेगा इसीलिए क्या करते थे हम लोग लो रिएक्टिव, इनको क्या बोला जाता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या कर सकते हैं, इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, सो दैट दे विल नॉट कैच फायर। तो PbSO4 प्लस Fe, अच्छा PbSO4 प्लस Fe में से क्या हो रहा है, FeSO4 प्लस Pb, ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, देखो ये कैल्शियम क्या हाईली रिएक्टिव में आ रहा है, ये सर क्या इनके बीच में कहीं और जिंक है क्या, नहीं, दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है इसके बाद जिंक आ रहा है। क्या मुझे बताओ, ये जो जिंक है ये तो जिंक नीचे आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग टॉप टू डाउन जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज। दैट मीन्स जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। अगर जिंक का पावर कैल्शियम से क्या है, कम है, तो क्या जिंक जाकर कैल्शियम को रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन क्या हो गया, इम्पॉसिबल। देन मैग्नीशियम रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, अच्छा मैग्नीशियम देखो ऊपर आ रहा है, जिंक कहाँ आ रहा है, नीचे, तो मैग्नीशियम जाके किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। ये कौन सा रिएक्शन है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हिच रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। और किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे और एक कोई कंपाउंड दे दिया होता तो किस टाइप का एग्जांपल हो जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछ रहा हूँ, तुम बताना, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर को अगर हम लोग लेकर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, इसका रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉइनेज मेटल के अंदर आता है, और जो कॉइनेज मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव वाला जाकर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बचपन में पढ़े थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू वाला सॉल्यूशन, उसके अंदर आयरन नेल डाल देते थे या फिर ब्लेड डाल देते थे, तो ब्लू से क्या हो जाता था, ग्रीन, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, और ये FeSO4 किस कलर का होता है, ग्रीन, और CuSO4 किस कलर का होता है, ब्लू, और ब्लू होता है तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ब्लू विट्रियोल, क्या है इसका नाम, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सारे PYQ के साथ सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर अप कर लेंगे, तुम लोग मेरे साथ बने रहो। अगर तुम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ों का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट चाहिए मतलब इनमें हम लोग को क्या कवर करना होगा, NCERT ऑफ 8, 9th एंड 10th। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि 8, 9th और 10th का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करें तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तो हम लोग फॉर श्योर आगे कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, PYQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सी यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।